Hi, be faithful in small things because it is in them that your strength lies. Today is 9th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं 65 इयर्स होता है सुप्रीम कोर्ट जज का रिटायरमेंट एज। श्री जीवी मावलंकर जी फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के। 3 सेशन होते हैं बजट, मॉनसून और विंटर। इनके बीच में मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? आंसर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करते हैं रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा। आज के सवाल हैं, ये ज्योग्राफी के सवाल हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेस्मिक जोन्स अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक जोनिंग मैप? In which town Alaknanda and Bhagirathi rivers combine to form Ganga River, which is the longest river in India that flows entirely within India? Catch क्या है? Entirely within India. Which longitude determines the Indian Standard Time? How many countries shares land border with India? Land border. So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है wager. Wager मतलब होता है दांव लगाना. An act of betting a sum of money on the outcome of an unpredictable event. Bet, gamble, stake. Second word है minuscule, that is extremely small, tiny, छोटा सा, tiny, minute, microscopic. Profuse का मतलब होता है विपुल. विपुल मीन्स होता है abundant में है, prolific है, ample है. Aphorism का मतलब होता है कहावत. If it ain't broke, don't fix it. ऐसा कुछ मैक्सिम है, एक्सियम है, सेइंग है. इबुलियंट का मतलब होता है जोशीला, एक्सुबरेंट, चीयरफुल, फुल ऑफ एनर्जी. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छी रखनी है बिकॉज ये आपको राइटिंग में भी हेल्प करेगा, ये आपको सीसेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेगा, स्टैंडर्ड बुक्स जो पढ़नी है उसमें भी हेल्प करेगा, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा. सो दैट इज वाई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में सिंसियरली सबको वर्क करना है. ये आज के सवाल हैं. 9th of February में 2 सवाल हम आज देखेंगे. सो दिस इज द हिंदू, वेंसडे, February 9th. सी कोर्स से रिलेटेड आप बहुत सारे सवाल हैं तो मैं उसको कलेक्टिवली यहाँ पे आंसर करने का ट्राई करता हूँ. पहला जो सवाल है वो लैंग्वेज का है. तो सी प्राइमरली मुझको केवल हिंदी और इंग्लिश ही आती है बट लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होगा. वाई? बिकॉज जैसे सीसेट है, सीसेट तो लैंग्वेज न्यूट्रल होता है, इसमें लैंग्वेज का कोई इशू होता नहीं है. बात आएगी इंडिविजुअल गाइडेंस की तो देन ऑल्सो टूटी फूटी अपन आई कैन एक्सप्लेन की व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इन अदर लैंग्वेज एज वेल. प्लस एक कर्नाटका का एक स्टूडेंट ने आइडिया भी दिया कि अभी गूगल ट्रांसलेट वगैरह भी काफ़ी एफिशिएंट हो गए हैं. तो बेसिक हिंदी इंग्लिश वी नो बट आई विल बी एबल एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा. सेकेंड, जो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स, ये अभी इंग्लिश में रेडी है बट इसका भी हम ट्रांसलेट करके वी कैन फाइंड अ वे. तो द पॉइंट इज लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होना चाहिए. सेकेंड है 2022 का ये कोर्स है तो 2023 या ऑनवर्ड्स भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो देर इज नो हार्म इन गेटिंग दिस इंडिविजुअल गाइडेंस. आपकी प्रिपरेशन किक स्टार्ट हो सकती है, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेनिफिट है. ये सारे टॉपिक्स हमारे काम के हैं और सीसेट भी जितना जल्दी हम पिक करें इट्स गुड. सो देर इज नो हार्म एंड इट इज ओनली 1111. तो देर इज नो हार्म, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स इवन 2023 ऑनवर्ड्स भी. थर्ड चीज़ आती है प्रोसीजर. इसमें क्या करना है? तो देखिए सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल गाइडेंस स्टार्ट करना है. कल जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है उनको मैंने मेल भी ड्रॉप कर दिया है और ग्रुप लिस्ट में ऐड भी कर लिया है. आप अपने दूसरा जो इनबॉक्स है उसको भी चेक करना बिकॉज मैंने एक सेकंड मेल भी ड्रॉप किया था अबाउट फॉर्म, वो उसका रिप्लाई नहीं आया है. तो जो मेल्स आपको रिसीव हो रहे हैं ना, आई विल बी कम्युनिकेटिंग विद यू वाया ईमेल. तो ये जो मेल हैं उस फॉर्म को भी एक बार चेक करना. अब ये जो इंडिविजुअल गाइडेंस है सबसे पहले स्टार्ट करना है. सीसेट क्रैश कोर्स अपन वीकेंड से स्टार्ट करेंगे. फिर इसके बाद जो रिवीजन करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जैसे इकोनॉमी की वोकैबुलरी हुआ और भी कोई हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, ऐसे कुछ 1000 कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत हाई यील्डिंग है 2022 के लिए, हम इस पे फोकस करेंगे अलोंग विद दिस.
ये जो सेक्शन होगा इसको अपन थोड़ा और डिले कर सकते हैं, 120 दिन का टाइम है। टुवर्ड्स द एंड अपन ये क्विज, प्रीवियस ईयर में भी 20 और 21 बस बचा हुआ है और सी सेट के पेपर्स बचे हुए हैं, नोट्स वगैरह सब रेडी है। तो ये अपन आफ्टर सम से 1 मंथ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्रायोरिटी में हमें इसको स्टार्ट करना है और सी सेट को हम क्विकली स्टार्ट करेंगे। ओके, अब इसमें भी जो चीज़ है ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होगा। जिन स्टूडेंट्स ने पहले ज्वाइन कर लिया तो उनका नंबर पहले अपन उनसे बात करेंगे। सो दैट इज़ वाई क्विकली ज्वाइन। अब थर्ड चीज़ है प्रोसीजर में ही कि ज्वाइन कैसे करना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ द वेबसाइट, ये एड्रेस है, नाम भी यही है और वेबसाइट का एड्रेस भी यही है .1। तो दिस इज़ द वेबसाइट, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर ये डिटेल्स भी हैं। यू कैन सिंपली स्कैन दिस QR कोड UPI एंड मेक द पेमेंट। आप फीस कॉन्ट्रीब्यूशन बटन का वाया इसके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसको करने के बाद ऑल यू हैव टू डू इज ड्रॉप मी अ ईमेल ऑन दिस नंबर और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 1@srajanindia.1। दैट्स ऑल। इसके बाद आई विल कॉन्टेक्ट यू एंड ब्रीफ यू अबाउट एवरीथिंग जो हम कोर्स फॉलो करेंगे। आई विल ड्रॉप यू अ मेल और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दूंगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। ऑल राइट, सो ये सारा है। इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज है, कीप आस्किंग, मैं उसको कल के वीडियो में सारा आंसर कर दूंगा। ओके, सो लेट अस कम बैक टू दिस द हिंदू न्यूज़पेपर। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है पोस्ट्स ऑन कश्मीर अनएक्सेप्टेबल, जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कई बार क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है। मल्टीनेशनल कंपनीज GS सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन, MNC एंड ऑल। तो MNC से एक MNC पाकिस्तान में भी वर्क कर रही है, MNC वही इंडिया में भी है। सो इनका स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। यूजुअली ये जो कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, इनका जो मैंडेट होता है वो ये होता है कि जो पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं या फिर जो रीजनल रिलीजन से रिलेटेड मैटर होते हैं, इसमें ये न्यूट्रलिटी मेंटेन रखती है। ये आइडियल प्रैक्टिस है और कॉरपोरेट को ऐसा ही करना चाहिए। न्यूट्रलिटी हैज़ टू बी देयर। बट इन्हीं मल्टीनेशनल कंपनीज में से कुछ ने, जिनका हैंडल से पाकिस्तान में था, उन्होंने पॉलिटिसाइजेशन करने का कोशिश किया अपने कॉरपोरेट दिस ब्रांड का, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। तो दैट इज़ वाई पोस्ट्स ऑन कश्मीर अनएक्सेप्टेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे सीरियसली इस मैटर को उठाया है और हमारे जो MEA स्पोक्स पर्सन है मिस्टर अरिंदम बागची, आपने बताया द स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द अनएक्सेप्टेबल सोशल मीडिया पोस्ट बाय हुंडई, ये कोरियन कंपनी है। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। India's territorial integrity on which there could be no compromise. India's territorial integrity on which there could be no compromise. तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी इसमें। जयशंकर साहब ने साउथ कोरियन काउंटर पार्ट से भी बात किया और बताया कि किस तरीके से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या फिर कोई ब्रांड्स हैं या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है, इनके थ्रू इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करने की कोशिश की जाती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इससे पहले फौज में भी नरवाने साहब ने बताया था, चीफ ने, कि किस तरीके से जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर आ रहा है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऑन सोशल मीडिया। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया है और इन्होंने फिर अपॉलॉजी भी यहाँ पे किया है कि MNCs को पॉलिटिकल मैटर्स, रिलीजन रिलेटेड मैटर्स, इन सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। सो दिस इज द थिंग। अब जो नेक्स्ट है वो है रेटिंग फर्म्स हैव डबल स्टैंडर्ड्स। अक्सर आप देखना वर्ल्ड का जो इंडेक्स आता है, कंपनीज इंडेक्स निकालती है, रेटिंग एजेंसीज भी इंडेक्स निकालती है। एट टाइम्स ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे देखिए, साउथ एशिया में देखिए, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। इनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो फंडामेंटली डिसएडवांटेज में रख देते हैं हमारी कंट्री को। सो इस चीज़ का भी यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है। रेटिंग फर्म्स हैव डबल स्टैंडर्ड्स। तो यूनियन बजट में जैसे फिस्कल कंसोलिडेशन की बात है और हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी 35% तक इंक्रीज किया है। सो विच इज़ अ गुड थिंग, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। हमने कुछ ही दिन पहले 1929 का ग्रेट रिसेशन भी देखा था, डिप्रेशन देखा था अमेरिका का। तब से जो न्यू फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस हुई,
तो हमने जो किया वो उसी के विदिन है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इकोनॉमिक्स की। बट अगर यहाँ पे उसी चीज को डबल स्टैंडर्ड करें कि हमारा फिस्कल दिस जो बजट है वो बहुत वीक हो रहा है, डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत वीक हो रहा है, और उसके कारण इंडिया की रेटिंग्स खराब कर देंगे, रेटिंग्स खराब हो जाती है तो इन्वेस्टमेंट हैम्पर होता है, तो दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग, और इसको कॉल आउट करना जरूरी है। इंडिया का जो जीडीपी है, डेट मतलब उधार होता है, जीडीपी का कितना प्रतिशत उधार है, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो अगेंस्ट हायर कंट्रीज लाइक यूएस, जापान, इंडिया का बेटर है कंपेयर करें, तो फिर रेटिंग एजेंसीज इस चीज को मुद्दा बना के क्यों रेटिंग्स खराब कर रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये बात है, रेटिंग फर्म्स हैव डबल स्टैंडर्ड। ये न्यूज पहले भी एक बार आई थी, तब ये बताया गया था कि रेटिंग हमें, दैट इज वाई कोई इन डोमेस्टिक नेशनल रेटिंग एजेंसी टाइप चीज भी चाहिए। हम ओवरटली रिलाय करते हैं वेस्टर्न रेटिंग एजेंसीज में, दिस वी नीड टू करेक्ट। तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अगेन नेक्स्ट दिल्ली न्यूज, दिस इज अगेन दिल्ली न्यूज। अभी चुनाव का माहौल है तो ज्यादातर न्यूज चुनाव रिलेटेड आती है, पॉलिटिक्स। इज द कॉर्पोरेट निडल पॉइंटिंग टू हाइब्रिड वर्क। अब ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड वर्क। हाइब्रिड वर्क क्या होता है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, हाइब्रिड ऑनलाइन ऑफलाइन। ये मैंने नोट्स वैसे प्रिपेयर करे हैं सारे, इन नोट्स को भी मैं शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, न्यूज़पेपर के नोट्स होना अच्छी बात होती है, बिकॉज नोट्स से ना रिवीजन इजी होता है। अभी आपने ये वीडियो देख लिया, आज से एक हफ्ते बाद आपको देखना है कि आज की डेट में हमने क्या पढ़ा था। यू कैन नॉट जस्ट गो थ्रू एंटायर वीडियो वंस अगेन, और हमारी पॉलिसी है रिवीजन नहीं है मतलब वो वीडियो देखना नहीं है। सो दैट इज वाई रिवीजन के लिए ये नोट्स जरूरी है। ये नोट्स सब अगर आपने वीडियो देखा है तो क्विकली इन नोट्स को आप गो थ्रू करोगे, आपको सब याद आ जाएगा वीडियो में जो हमने सीखा था। सो रिवीजन करना है नोट्स का। नोट्स के लिए भी यू अगेन विजिट वेबसाइट, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। एवरीडे डेली बेसिस पे आई एम प्रोवाइडिंग दीज नोट्स इन टेलीग्राम ग्रुप, और वेबसाइट में भी जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पे कलेक्शन आप ले सकते हो, लास्ट 2 years का वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो लेट अस कम बैक टू दिस हाइब्रिड वर्क। तो अभी कुछ टाइम से ऐसा हुआ, लॉकडाउन हुआ तो कॉरपोरेट्स जो हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गुड़गांव में हैं, बैंगलोर पे, यहाँ से लोग वापस अपने सेकेंड ईयर या फिर गांव इधर अपने शहर रहने चले गए, और वो रिमोट एरिया से अपना काम कर रहे हैं, और 2 साल से ये काम ठीक ठाक चल भी रहा है। तो अब ये सवाल हो रहा है कि क्या वापस पहले जैसा सिस्टम लाना चाहिए या फिर हाइब्रिड वर्क को ही कंटिन्यू करें। Employees seem to have discovered a more habitable Goldilocks zone between fully remote and fully office based work। इसका मतलब होता है जिस हैबिटेट में आप बहुत हेल्दी हैप्पी फील कर रहे हो, आप एट होम फील कर रहे हो, तो ये उन्होंने फील कर लिया कि रिमोट वर्क से बड़ी फ्रीडम मिल जाती है। तो अब वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें हाइब्रिड वर्क ही चाहिए, हम रिमोट से भी काम कर सकते हैं। एट दिस मोमेंट इन टाइम दैट इज रिसाउंडिंगली ट्रू ऑफ वर्क मॉडल। वर्क भी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है, तो रिमोट वर्क जो है ये मेन स्ट्रीम रहने वाला है। कोविड ऑल्दो अब कम हुआ है, बट अब वापस उस 8x12 के क्यूबिकल में जाना डिफिकल्ट हो रहा है, तो दैट इज वाई वर्क फ्रॉम होम का डिमांड आ रहा है। और अगर कोई सिग्निफिकेंट हैम्पर नहीं हो रहा है प्रोडक्टिविटी में, तो वर्क फ्रॉम होम से कॉस्ट भी कम होती है कंपनीज के लिए, एम्प्लॉयज के लिए भी कॉस्ट कम होती है, सेविंग्स ज्यादा होती है। सो दैट इज वाई सेक्शन ऑफ दिस वर्कर्स दे आर ऑप्टिंग फॉर दिस वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड फॉर्म ऑफ वर्क, कि मंथ में जैसे एक हफ्ते हम ऑफिस में जो टीम वर्क है वो कर लिया, अब देन नेक्स्ट 3 weeks वी कैन वर्क रिमोट लोकेशन से। ऐसी चीजें वर्क मॉडल इवॉल्व हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर अपन रेगुलर ऑफिस में जाते हैं तो इससे एक तो डिसिप्लिन बनता है कि सुबह 9 बजे जाना है, 5 बजे तक काम करना है, ऐसा एक डिसिप्लिन बनता है। ऑफिस में हम जाते हैं तो वहाँ पे हम इन पर्सन लोगों से मिलते हैं, ऑफिस का एटमॉस्फेयर बेटर होता है, वहाँ पे लाइक वर्क का एटमॉस्फेयर होता है तो एफिशिएंसी बेटर होती है। घर पे तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, तो दिस इज वन थिंग। सेकेंड, जो लीडरशिप होती है, वीडियो एंड जूम वीडियो से लीडरशिप को लीड करना अपने सारे एम्प्लॉयज और टीम को डिफिकल्ट होता है। इन पर्सन जो करिश्मा होता है ना, वो मिसिंग होता है, फिजिकल इन पर्सन करिश्मा। सो दिस इज वन थिंग। द हिंदू का एक रिपोर्ट आया था, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ पीयर प्रेजेंस एंड क्राउड प्रेशर। पीयर प्रेजेंस क्या होती है, जैसे आप लोग आंसर राइटिंग करते हो, ये चीज मैंने नोटिस की है। नए स्टूडेंट्स आते हैं, वो पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखते हैं कि कितना अच्छा आंसर लिख रहे हैं, आपस में भी कॉम्पीट करते हैं,
देन ऑटोमेटिकली पीयर लर्निंग होती है और दे ऑल स्टार्ट डूइंग सो वेल। कुछ स्टूडेंट्स में तो आपको क्लियर कट डिफरेंस नजर आएगा। आप उनके 1 महीने पहले वाले आंसर देखो और आज के आंसर देखो, जमीन आसमान का अंतर है। वाई? बिकॉज दिस पीयर लर्निंग हो रही है। एक प्रेशर आ जाता है कि मेरे को अब यहाँ पे अच्छे से आंसर लिखना है, बिकॉज ये यहाँ पे रिव्यू होगा, एवरीबडी विल बी वॉचिंग माई वर्क, सो आई हैव टू डू बेटर। सो दिस थिंग हेल्प्स इन द एंड, दिस थिंग हेल्प्स। अब इससे क्या होगा, जो एक और चीज होती है वो होती है ग्रुप में रहना आता है या नहीं आता है, टीम वर्क रहना आता है नहीं आता है। अभी हम ASCR की भी एक रिपोर्ट देख रहे थे और एक इंडिपेंडेंट स्टडी भी था कि आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं वो उनको टीम वर्क में बड़ी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिला। कॉलेज खत्म हो गया बट वो कॉलेज कभी इन फिजिकल गए ही नहीं। तो ग्रुप में कैसे रहना है, सर्वाइव कैसे करना है, प्रोग्रेस कैसे करना है, ग्रुप को हैंडल कैसे करना है, ये जो सोशल स्किल्स है ना वो लैक हो रही है। तो ये एक चीज़ है। एलियनेटेड रिमोट अगर फंक्शनिंग वर्क प्लेस की कंप्लीटली कर देंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। ये कीवर्ड नोट करिए, को एक्शन इफेक्ट एंड ऑडियंस इफेक्ट होता है। व्हेन योर वर्क इज अप्रिशिएटेड, व्हेन योर वर्क इज वैल्यूड, इवैल्यूएशन हो रहा है तो हम ऑटोमेटिकली उधर बेहतर करते हैं। ऑडियंस इफेक्ट, को एक्शन इफेक्ट। दैट इज वाई मैं आपको बोलता हूं हमेशा, शेयर योर वर्क। आप आंसर फ्रीली शेयर करो बिना किसी हेजिटेशन के। आप एनी डे देखना ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे, ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, ज़्यादा अच्छे से लिखोगे, बिकॉज आप अपना वर्क शेयर कर रहे हो। नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है ना, जितना शेयर करोगे इन दी एंड सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको खुद को ही मिलता है। ओके, सो दिस इज द थिंग स्टैंडिंग। अब ये चीज़ें वैल्यूज़ कैसे डेवलप करेंगे अगर कंप्लीटली रिमोट वर्क हो गया। लीडरशिप रिलेटेड, अब लीडरशिप में भी एक चीज होती है, हमें लीडर का एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो और लीडर्स को क्रिएट करे, नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स करे। लीडरशिप कभी भी सेल्फिश नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू प्रिपेयर द नेक्स्ट जनरेशन। दूसरे जो लीडर्स हैं उनको भी आपको प्रिपेयर करना है, मोल्ड करना है, गाइड करना है, मेंटोर करना है। तो ये चीज मिस हो जाएगी वहां पे। तो देर आर सो मेनी थिंग्स, जो ऑफलाइन का बेस्ट है, जो ऑनलाइन का बेस्ट है। तो अभी एक ही चीज आगे रखना है, वो है हाइब्रिड फॉर्म ऑफ वर्क। अब ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप इंटरव्यू में जाओगे, मेनी ऑफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आपसे 100% ये सवाल पूछा जाने वाला है कि कोविड-19 के बैकड्रॉप में हाइब्रिड वर्क से आप क्या समझते हैं, इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या है। तो इस पे एक व्यू पॉइंट हमें कंसोलिडेटेड रखना चाहिए। जनरल डिस्कशन में भी वर्क फ्रॉम होम हुआ, हाइब्रिड, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या चैलेंजेस हैं, क्या लॉसेस हैं, लाइक दैट। So this is corporate needle pointing to hybrid work. Then this is next page, an uphill task to rescue youth from cave. हमारी आर्मी ऑसम है। आज सुबह ही न्यूज आया था यहाँ पे ऑपरेशन में ये जो यूथ ऐसे लाइक केव में दिस गिर गया था वाइल ट्रैकिंग, इसको रेस्क्यू कर लिया गया। वंडरफुल। दिस इज विंड पावर, अ वुमन विनोइंग। ये कौन सा तरीका होता है? विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? जो जैसे जो वीट है, वीट का जो बाली है वो तो हैवी है तो वो इधर गिरेगा, बट जो हस्क है वो हल्का है, तो हवा ऐसे चल रही है तो हस्क हवा के साथ इधर बह के चला जाएगा, तो इधर वीट का ढेर लग जाएगा और इधर हस्क का ढेर लग जाएगा, बिकॉज हस्क का वेट कम है, वो हवा बहा के इधर ले जाएगी, जैसे बह रहा है ना ऐसे। तो देखो आपने सेपरेशन कर लिया, वीट अलग हो गया और हस्क अलग हो गया। हस्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? हस्क अलग हो गया, तो वीट अलग हो गया, गेहूं अलग हो गया और हस्क अलग हो गया। तो ये विनोइंग है हॉर्स ग्राम। अब ये हस्क वीट नहीं है, ये ग्राम है, दाल है। तो विनोइंग इज अ मेथड, वो यहाँ पे ऐसे यूज हो सकती है। विनोइंग हॉर्स ग्राम एट दिस बेंगलुरु। लेग्यूम इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ मेनी न्यूट्रिएंट स्पेशली प्रोटीन। सो दैट इज वाई हम जो पल्सेस है, पल्सेस पे हम एम्फेसाइज करते हैं। इंडियंस में अक्सर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, तो लेग्यूम इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ मेनी न्यूट्रिएंट स्पेशली प्रोटीन। तो दिस इज विंड पावर, विनोइंग टेक्निक। ये चार मीनार है। कल परसों ही हमने देखा था ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे और उससे रिलेटेड न्यूज। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या बोला, जैसे ये चार मीनार है, चार मीनार में यहाँ पर जैसे आपने बना दिया आइकॉनिक चार मीनार में टैंगल्स ऑफ वायर, इसके आसपास अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी हैप्पैजार्ड वे में हो रही है तो ये एक्टिविटी स्टार्ट डैमेजिंग अवर मॉन्यूमेंट्स। और ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये आर्काइक एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, सो इनका बहुत हेरिटेज वैल्यू है, सो वी नीड टू कंजर्व देम, प्रिजर्व देम। चार मीनार टू बी फ्रीड फ्रॉम टैंगल ऑफ वायर, जो उसकी ओरिजिनल थीम है ना, उस थीम को कंजर्व करना जरूरी है, हेरिटेज वैल्यू को। सो इन अ मैस, सो दिस इज हैदराबाद। देन दिस इज नेक्स्ट वन, पोल वॉच है,
विल कंडक्ट सेंसस ऑफ दोज हु क्विट लिकर ड्रिंकिंग। ये इंटरेस्टिंग चीज हो रही है बिहार में। देन दिस इज अबाउट नीट एंड स्टेट्स। अब इसमें जो मैटर है ना, नीट का तमिलनाडु कुछ डिमांड कर रहा है, सेंटर उसको मान नहीं रहा है। हमको पॉलिटिकल मैटर पे नहीं जाना है। इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है गवर्नर का, कि कोई बिल पास हुआ तो जो स्टेट असेंबली बिल पास करती है तो वो बिल जाता है गवर्नर के पास। गवर्नर उसको अग्री करेगा, डिसअग्री करेगा या फिर रिजर्व कर लेगा उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। इन सब चीज़ों का हमारे कॉन्टेक्स्ट में मतलब है, तो इसको हम आगे देखते हैं। दिस इज बाकी नीट एंड स्टेट्स में जो टसल चल रहा है। ओके, दिस इज फुटबॉल एंड नेशंस। तो यहाँ पे अगेन बात है, इंडिया में फुटबॉल पॉपुलर है बट हमारे यहाँ क्रिकेट ज़्यादा चलता है। फुटबॉल अगर देखें तो यूरोप में फुटबॉल बड़ा पॉपुलर है। फुटबॉल एंड नेशंस, इवन अफ्रीका में भी फुटबॉल ओवरऑल वर्ल्ड में फुटबॉल ज़्यादा पॉपुलर है। फुटबॉल एंड नेशंस। अब बात ये आती है कि जैसे हमारे यहाँ आईपीएल वगैरह भी हो गया, तो यूरोप में भी ऐसे क्लब्स चलते हैं, अफ्रीका एंड यूरोप में भी। प्लस एक और जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो कंट्री के होते हैं, तो वो होता है लाइक उधर नेशनल आइडेंटिटी पहले होती है। अब जो प्लेयर्स होते हैं वो नेशनल आइडेंटिटी को भी कैरी करते हैं। एट टाइम्स दे प्ले टुगेदर इन देयर क्लब मैचेस एज वेल। तो प्राइमरली यहाँ पे पूरा बात किया है दिस अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का। कैमरून ने इसको जीता है, इजिप्ट यहाँ पे इजिप्ट को डिफीट किया। दिस इज दैट। तो जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स को बोला जाता है ग्रेट यूनिफायर। तभी ओलंपिक्स में जिस तरीके से चाइना पॉलिटिसाइज कर रहा है ओलंपिक को, उस बात पे हमने सीवियर क्रिटिसिज्म लिया है कि जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स की इवेंट्स होती है, उसमें पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। विंटर ओलंपिक्स में जैसे चाइना ने किया, दैट इज वाई हमने उसको डिप्लोमेटिक बॉयकॉट भी किया है। ये है स्टेप अप एग्री स्पेंडिंग बूस्ट फार्म इनकम्स। जहां भी एग्रीकल्चर आता है वो हमारा फेवरेट टॉपिक बन जाता है, बिकॉज एग्रीकल्चर में आधी से ज़्यादा जनता लगी है। और एग्रीकल्चर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इससे मिलती है हमें फूड सिक्योरिटी। तो हमारा प्रायोरिटी से जो अभी मैंडेट है, प्रायोरिटी पे जो मैंडेट है वो ये है, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाओ, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाओ, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लाओ, एग्रीकल्चर में जो फार्मर है, फार्मर के इंटरेस्ट और वेलफेयर का ख्याल रखो, फार्मर इनकम को डबल करो। ये सब चीज़ें प्राइमरली हमारे कॉमन पॉइंट्स होते हैं। यहाँ जो बात हुआ है वो बजट का हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बजट रिलेटेड अलोकेशन है वो 4.4% इंक्रीज तो हुआ, बट इज दिस सफिशिएंट? नो। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बताती है इंडिया इज अमंग द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन एग्रीकल्चर, विच इज अ गुड थिंग। अ शेयर ऑफ अराउंड 7.3% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बट जो अगर इसका इम्पैक्ट देखें या फिर अगर लोअर इनकम कंट्री के साथ कंपैरिजन भी करें तो दिस इज नॉट सफिशिएंट। यह एक टर्म लिखा हुआ है जिस टर्म का नाम है एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। इसको याद रखना है, मैंने नोट्स में ये ऐड कर दिया है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स। तो ये जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स है, इसमें इंडिया का रैंकिंग अच्छा नहीं आया है। एग्रीकल्चर जो होता है ना, इसको अभी हमने देखा राइट टू फूड से भी कनेक्ट किया जाता है। गोल 2 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 17 इन नंबर है, और जो नंबर 2 गोल है वो है जीरो हंगर। इस बार भी सवाल आया था पोवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन से, नेक्स्ट ईयर भी सवाल आएगा पोवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन से। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। तो गोल 2 है जीरो हंगर। 2030 एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2015, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में। तो जीरो हंगर हमारी प्रायोरिटी है, इसीलिए हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी लेके आए थे। SDG 2 क्या बोलता है? इंक्रीज करें इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रा में, एग्रीकल्चर रिसर्च में, एक्सटेंशन सर्विसेज। एक्सटेंशन मतलब खेती में फसल उगाना ही नहीं, उससे रिलेटेड अलाइड एक्टिविटीज है वो भी देखो। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रोन्स का यूज हो रहा है, एनहेंस करें प्रोडक्टिविटी, इरेडिकेट करें पॉवर्टी, मिडिल और लोअर इनकम कंट्री को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SDG जो 17 के 17 है ना, टिप्स पे याद होने चाहिए। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में अब कोई ना कोई SDG फिट कर सकते हो। दिस इज दैट इंपॉर्टेंट। तो ये जो AOI इंडेक्स आया है, व्हाट इज दैट? ये है AOI कैलकुलेट होता है डिवाइडिंग द एग्रीकल्चर शेयर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय द एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड शेयर ऑफ GDP। मतलब कंट्री में बजट में हमने जितना खर्चा किया एग्रीकल्चर पे, वो खर्चा ऊपर और नीचे
एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड शेयर ऑफ जीडीपी, मतलब जीडीपी में एग्रीकल्चर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, ये होता है एओआई। AOI is calculated by dividing agriculture share of government expenditure by the agriculture value added share of GDP। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे कितना खर्चा किया डिवाइडेड बाय एग्रीकल्चर ने जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट किया, ये कहलाता है AOI। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है एंड यूज करना है। एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स, ये जो ऐसी चीजें आती है ना, इन्हीं को वैल्यू एडिशन बोलते हैं। आंसर में सब लोग नॉर्मल बातें लिख रहे हैं, आप AOI लिख दो, यू विल गेट बेटर मार्क्स। ओके, सो दिस इज दैट। तो इंडिया का AOI अच्छा नहीं है। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है बट जीडीपी में वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, दिस इज द प्रॉब्लम। तो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स जरूरी है, एग्रीकल्चर को ट्यून अप करना जरूरी है। कंपैरिजन विद एशिया देखें तो एशियन कंट्रीज भी यूजुअली अच्छा नहीं कर रही है। चाइना का रिमार्केबली वेल रहा है, स्टेडीली इंप्रूव एंड क्रॉसिंग वन, बट अभी काफ़ी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इंडिया का 30th रैंक है इस रैंकिंग में। अब पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, ये लाइवलीहुड का सवाल है। फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन थिंग। तो विदाउट एनी डाउट एग्रीकल्चर को हमारा प्राइम फोकस मिलना ज़रूरी है। अब जैसे टोटल सीरियल यील्ड यहाँ पे इतना हुआ कंपेयर टू 4225 kg पर हेक्टेयर इन एशिया, तो सी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर में एशिया का एवरेज इतना है और इंडिया में केवल इतना है, दिस इज द कॉज ऑफ वरी। तो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है। बाकी इंडिया एंड चाइना वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट, राइस, कॉटन और मेज के। अब MSP की बात आती है, तो MSP जो है इंडिया में वो एक पॉलिसी रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, ऐसा कुछ लॉ नहीं रहा है। तो MSP इसलिए दी जाती है कि किसान ने जैसे गेहूं लगाया, अगर उसको प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है तो सरकार एटलीस्ट से 100 रुपए पर क्विंटल में तो उसको खरीद ही लेगी, लाइक दैट। तो दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम इतनी कीमत तो आपकी फसल का आपको मिल ही जाएगा, दिस इज MSP। तो MSP जरूरी होता है, MSP को कंटिन्यू रखना चाहिए बिकॉज MSP एक्ट एज ए इंश्योरेंस कवर। जो फार्म डिस्ट्रेस होता है, फार्म डिस्ट्रेस सेल होता है, तो MSP वहां पे एज अ सेवियर वर्क करता है, तो MSP हैज टू बी देयर। फिर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, प्राइस सपोर्ट स्कीम भी होती है। तो इंडिया इस तरीके से एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। बट द पॉइंट इज वी आर ओनली सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर, व्हाई नॉट वी आर मेकिंग स्ट्रेंथनिंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कि उसको सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़े। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। अब इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान चलाया था, इसमें काफी ज्यादा अलोकेशन हुआ है। आय संरक्षण मतलब फार्मर इनकम को सेफगार्ड करना। फिर इसके बाद कैपिटल इन्फ्यूजन की भी बात है, रूरल इंफ्रा की भी बात है, गति इनिशिएटिव में भी एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड इंफ्रा डेवलपमेंट की बात है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, 6,000 रुपए मिलते हैं, 2-2 हजार करके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी है, ये डिजायरेबल है बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। वी नीड टू स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर ग्रास रूट से, सो दैट उसको किसी सपोर्ट की जरूरत ही नहीं, वो इंडिपेंडेंटली फ्लरिश करे। दिस शुड बी अवर अप्रोच। तो जो फोकस है वो क्या होगा, इरिगेशन बेटर करो। कई बार सबसे बड़ी समस्या ये आती है पानी नहीं होता तो फसल खराब हो जाती है। इरिगेशन फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, कोल्ड चेन हो, स्टोरेज हो। ऐसा क्यों होता है कि जैसे फार्मर ने पोटैटो बना लिया, टोमेटो पोटैटो, ये पेरिशेबल क्रॉप है कोई, उसको स्टोरेज नहीं मिल रहा है, कोल्ड स्टोरेज, और वो फसल खराब हो रही है, तो किसान कई बार उसको सड़क पे ऐसे फेंक के चला जाता है। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। ये बताता है कि गवर्नमेंट को बेटर करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवेज बनाओ, कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। रूरल इंफ्रा एंड रूरल ट्रांसपोर्ट को डेवलप करो। मार्केट रिफॉर्म्स लाओ, मार्केट लिंकेजेस करो, ताकि ऑल ओवर इंडिया से हरियाणा का कोई है, उसको केरला में अच्छा भाव मिल गया तो वो केरला में बेच देगा। व्हाई नॉट वी कैन डू दैट। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ने भी यही सजेस्ट किया था। तो ये सारी चीजें अगर अपन फंडामेंटल्स करेक्ट करेंगे ना, तो जाके एग्रीकल्चर जो होगा वो सस्टेनेबल बनेगा। सपोर्ट नहीं, हम उसको इंडिपेंडेंटली स्टैंड कराना जरूरी है। तो इसी से रिलेटेड हम ये सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में श्योर शॉट 1 क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। प्रिपेयर अ नोट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड रिफॉर्म्स स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड इन द रीसेंट टाइम। तो जितने भी रिफॉर्म्स जैसी कोई बातें हुई है, जितनी भी स्कीम्स है एग्रीकल्चर रिलेटेड, सबका एक नोट प्रिपेयर करिए।
व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू डबल द फार्मर्स इनकम। अब प्रीलिम्स में क्या सवाल आएगा, कोई स्कीम रिलेटेड सवाल पूछ लेंगे या कोई रिफॉर्म रिलेटेड या एग्रीकल्चर का समथिंग ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और मेन का तो ये मेन एग्जाम में तो फेवरेट है ही, व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू डबल द फार्मर्स इनकम। सो दिस इज दिस क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है वो है राइट्स ऑफ द वीक ड्यूटीज ऑफ द पावरफुल। हमारे कुछ राइट्स हैं तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी है, फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, और इन दोनों का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी है, तो यहाँ पे प्राइमरली यही बात किया है कि राइट्स एंड ड्यूटीज का बैलेंस होना जरूरी है। यहाँ पे कुछ एंशियंट टॉक्स वगैरह भी लिया है, एग्जाम्पल्स भी दिया है बॉलीवुड एटसेट्रा का, कि ड्यूटीज और राइट्स है ना, एक्चुअली इसमें एक बैलेंस होना जरूरी है। केवल राइट्स ही राइट्स है, ड्यूटीज नहीं है तो गलत है। केवल ड्यूटीज ही ड्यूटीज है, राइट्स नहीं मिल रहे हैं आपको तो वो भी गलत है। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। अब इस पे हम ये सवाल तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर अ नोट ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, क्या ये जस्टिसिएबल है या जस्टिसिएबल नहीं है, क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ है, स्वर्ण सिंह कमेटी क्या थी, फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों इंट्रोड्यूस की गई 42nd CAA में, 44th CAA में इसको क्यों नहीं हटाया गया। सो ये सारी चीजें आप प्रिपेयर करो फंडामेंटल ड्यूटीज का। राइट डाउन ऑल द 11 ड्यूटीज एंड डिस्कस देयर यूटिलिटी। इसकी यूटिलिटी क्या है ये भी आप बताओ कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों जरूरी है। तो अगेन प्रीलिम्स भी हो गया, मेन भी हो गया। सो दिस इज फंडामेंटल ड्यूटी। राइट जब आप लिखोगे ना तो एक ठहराव आता है, सिंक आता है पढ़ाई में, और ये जो एग्जाम है वो राइटिंग का ही एग्जाम है। टेबल चेयर पे बैठ के ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल, राइट। टैक्स इंसेंटिव्स फॉर फिलेंथ्रोपी। तो यहाँ पे टैक्स इंसेंटिव्स मिलना चाहिए चैरिटेबल डोनेशंस जो कर रहे हैं या फिर जो ट्रस्ट्स एंड ऑल में फिलेंथ्रोपी का वर्क हो रहा है, तो दिस इज दैट। एक्सट्रीम प्रपोजिशन पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसे कल आपने कमेटी पे सवाल तैयार किया, पार्लियामेंट्री कमेटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लक्ष्मीकांत में बड़े अच्छे से दिया है, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, इनका पर्पस एटसेट्रा। पार्लियामेंट्री कमेटी, सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री कमेटी कौन सी थी, आंसर। देन दिस इज पॉलिटिकल। देन फ्यूचर एस्केप्स पेंटिंग कॉन्टेस्ट है, कॉल स्टूडेंट्स टू शोकेस आर्ट। देन दिस इज असेंबली न्यूज, पॉलिटिकल। ICMR receives royalty from Covaxin sale. पैनल क्वेश्चंस, बजट कोटा फॉर MG नरेगा। MG नरेगा भी हमने प्रिपेयर किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये है मैक्रो सीज पाथ टू ईज रशिया क्राइसिस। तो यहाँ ब्रिंकमैनशिप हो रही है। मैक्रो अभी रशिया गए थे, व्लादिमीर पुतिन से भी मिले। रशिया का डिमांड यही है कि यूक्रेन को नाटो के ग्रिप से बाहर रखना है, और जो USA है वो यूक्रेन को नाटो में रखना चाहता है, सो दैट जो यूक्रेन है उससे जो रशिया है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, उसका डिस्टेंस बहुत कम है। ये पावर प्रोजेक्शन का पूरा खेल चल रहा है यहाँ पे, दिस इज दैट। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो भी यहाँ पे गए थे। फाइंड यही करना है कि इसका पीसफुल सॉल्यूशन हो, वॉर टाइप सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। बिकॉज वॉर टाइप सिचुएशन होगी, वर्ल्ड इज अंडर, अगेन कोविड से रिकवर हुआ नहीं है, इकोनॉमी वैसे ही पिटी हुई है। सो द पॉइंट इज अभी वॉर जो होगा वो डेट्रीमेंटल हो सकता है पूरे एंटायर वर्ल्ड के लिए। सो दैट इज वाई वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे ट्राइंग टू सब सेंस यहाँ पे पुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्राइसिस को अवर्ट किया जाए। यूरोपियन यूनियन जॉइन्स चिप रेस विद दिस मेनी बिलियन बिट टू राइवल एशिया। अब जो फ्यूचर है ना वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का है। ताइवान का इशू देखा हमने, साउथ कोरिया भी देखा, ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं। अब वर्ल्ड में लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस आए, और जो चिप है, चिप का जो इलेक्ट्रॉनिक चिप है इसका कॉस्ट बढ़ा, शॉर्टेजेस हुआ। तभी आप देखो बहुत सारे ऑटोमोबाइल के मॉडल्स डिले हुए। चिप ना हर जगह यूज होता है, ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सम सॉर्ट ऑफ चिप इज देयर। तो ये जो चिप होता है दिस इज द हार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। हम इवन जो EVM भी बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके जो चिप्स होते हैं, जैसे DRDO ने बनाया, वो हार्ट बर्न होते हैं इसमें। तो ये जो चिप्स होते हैं ना वो हार्ट है उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। आपका मोबाइल है, मोबाइल में अगेन जो चिप्स होते हैं वो लाइक हार्ट है, पूरा जो मोबाइल का परफॉर्मेंस है वो उसके चिप पे डिपेंडेंट होता है। सो वर्ल्ड अब ये नोटिस करने लग गया इस चिप मैन्युफैक्चरिंग में
हमें इंडिपेंडेंस भी चाहिए और एक रिलायबिलिटी सप्लाई जो है वो इंश्योर कराना ज़रूरी है। जैसे हुवावे की बात आई थी, हुवावे को क्यों ब्लॉक कर दिया यूएसए कनाडा में मोबाइल सेल करने से? हुवावे जो है ये भी एक सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर ही है। हुवावे को 5G जो था उसमें क्यों बाहर कर दिया गया? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक चिप्स एंड गैजेट्स है ना, इसका वेपनाइजेशन भी होता है। तो यूरोपियन यूनियन भी चिप रेस में आ रही है, इतना इन्वेस्ट करेगी टू राइवल एशिया। चिप में एवरीबडी वांट्स कि उनके पास इंडिपेंडेंस बनी रहे, तो दिस इज द न्यू डायरेक्शन। श्रीलंका रिकॉग्नाइजेज इंडिया एज ए ट्रू रिलायबल फ्रेंड विच इज अ फैक्ट। इंडिया जो है वो श्रीलंका का एक अच्छा ट्रू रिलायबल फ्रेंड हमेशा से रहा है। प्रॉब्लम्स आती है इकोनॉमिक एड का, जो श्रीलंका अपना डेट ट्रैप में फंसा है। फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट एक सोर पॉइंट है रिलेशन का, इसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला साहब हैं और ये GL पेरिस इन न्यू दिल्ली ऑन ट्यूसडे। श्रीलंका टू लॉन्च इट्स ओन आधार। आधार का भी जो टेक्नोलॉजी है, द वे इट इज इम्प्लीमेंटेड, इट इज रियली रियली नाइस, टेक्नोलॉजिकल वंडर है। तो दिस इज दैट, जैसे कोविन जो है ना हमारा, दिस इज ऑल्सो वंडरफुल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। जो NPCI है ये भी हमारा एक हाईलाइट है, जिस तरीके से अपन UPI जिस तरीके से इनेबल किया है अपन ने। तो इसलिए जो भी वर्ड है ना वो बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस भी रख रहा है कि RBI बैक्ड अगर डिजिटल करेंसी आएगी तो उसका मॉडल क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, लाइक दैट। तो श्रीलंका है वो अपना खुद का आधार लॉन्च करने की बात कर रहा है। आधार बेसिकली क्या होता है? आधार केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि आप एक पर्सन ए हो। तो क्या सबूत है कि आप पर्सन ए हो? सबूत यह है कि आप अपना आइरिस देख लो, फिंगरप्रिंट देख लो, आप फेशियल देख लो। तो ये जो चीज़ है इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दिस पर्सन इज ए। ऑल्दो कोई भी टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ नहीं होती है, ग्लिचेस होते हैं, उधर भी डुबियस होने का चांसेस है, बट आधार अगर बाकी सब चीज़ों से देखें ना तो ये ज़्यादा फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है। दैट इज़ वाई जैसे पैन कार्ड है, इसको आधार से लिंक करने की बात आई। अभी रिफॉर्म्स आए थे इलेक्टोरल, उसमें एपिक कार्ड को आधार से लिंक करने की बात आई। वाई? इससे बोगस जो बेनिफिशियरी है ना वो एलिमिनेट हो जाएंगे। वरना ऐसे बहुत सारे लोगों का एपिक कार्ड इशू है, वोटिंग लिस्ट में नाम है जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, तो उनको एलिमिनेट करने का ये एक अच्छा तरीका है। बट अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इससे टू मच ऑफ नॉलेज है, गवर्नमेंट के पास आपका सारा बायोमेट्रिक है, इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो देयर हैज टू बी लाइक प्रॉपर सेफगार्ड होना जरूरी है। ये जो आधार एक्ट आया था ये किस टाइप का एक्ट था? नॉर्मल एक्ट था, मनी बिल था, क्या था? आंसर, US अप्रूव्स अपग्रेड फॉर ताइवान मिसाइल। 13 million faces severe hunger in Africa. This is very sorrow, very painful. Severe hunger in Africa. तो ये बात है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पर सीवियर, ये पूरा जो जोन है ना, सहारा डेजर्ट और ये इधर का जो जोन है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी कम है और इधर माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। सोमालिया, इथियोपिया, कीनिया ड्राइस्ट कंडीशन है सिंस 1981। और बिकॉज अगर फूड नहीं होता तो वॉर फिर फूड के बेसिस पे होने लग जाती है। यहाँ ज़्यादातर लोग पेस्टोरल होते हैं, घुमक्कड़, फार्मिंग कम्युनिटी, घूमते रहते हैं। माल न्यूट्रिशन इनका काफ़ी ज़्यादा रेट हाई है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इतना मिलियन यहाँ पे हेल्प करने की बात की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अभी नोबेल प्राइज में मिला था, किस साल का मिला था? आंसर, कोविड-19 टेस्ट शॉर्टर रिजल्ट ड्यूरेशन में आएगा। गुड। भारती एयरटेल अच्छा डेटा ला रही है, 2.8% ऑल्दो स्लिप हुआ है, बट अभी गूगल ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है भारती एयरटेल 5G कैपेबिलिटीज़ में। इंडिया का डेट टू GDP बेटर है देन ऑफ US ऑफिशियल्स ने यहाँ पे बताया। तो जो रेटिंग एजेंसी है वो डबल स्टैंडर्ड रखती है। एयर पैसेंजर 43% फॉल हुआ है, टाटा ने अभी एयर इंडिया को खरीदा। एंड दिस ट्राई स्टार्ट्स कंसल्टेशन अहेड ऑफ 5G ऑक्शन। सितंबर तक आई थिंक ऑक्शन होगा 5G मोबाइल का और नेक्स्ट ईयर 5G मेन स्ट्रीम आ जाएगा। सो अभी ऑक्शन की बात है। ऑक्शन मतलब ये होता है, ये जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं ये एक्चुअली तो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, फिर स्पेक्ट्रम में जैसे ये हाईवेज है, ये हाईवेज का वो ऑक्शन करती है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को, जैसे एयरटेल हुआ, जियो हुआ। तो ये ऐसे बैंड्स खरीद लेंगे, जैसे ये हाईवे एयरटेल ने खरीद लिया, अब एयरटेल ने ये पूरा हाईवे खरीद लिया, अब एयरटेल इस बैंड से अपने जो यूजर्स हैं उनको इस बैंड से रूट करके इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से पहले ऑक्शन में बैंड्स खरीदे जाते हैं, फिर उन बैंड से अपने यूजर्स को दिस इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। BSNL की ओर होता रहता है, क्योंकि BSNL के पास 4G का बैंड ही नहीं है, 4G का बैंड नहीं है, ज़्यादातर जगह नहीं है,
तो BSNL अपने यूजर्स को 4G सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाता. दिस इज द प्रॉब्लम. Central Electronics, this put on hold. Life insurance premium, LIC. Then India starts favorite to seal ODI series. Then text and context. Bank fraud, severe hunger in Africa है. World Food Program, important. एयरटेल का रेवेन्यू बढ़ा, इंश्योरेंस कवरेज पेड एंड क्रिमिनल कैंडिडेट्स. दिस इज ऑल्सो वन थिंग. जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स हैं तो पूरा अधिकार है कि जो वोटर है वो जाने कि मेरा जो कैंडिडेट है उसका क्रिमिनल क्या रिकॉर्ड रहा है. दिस थिंग शुड बी डिक्लेयर्ड. क्रिमिनल कैंडिडेट्स. देन ये गवर्नर्स रोल इन अप्रूविंग अ बिल. अभी हम नीट में नहीं जाएंगे, हम गवर्नर का मैंडेट देखते हैं. गवर्नर के लिए ना, जैसे ये लक्ष्मीकांत की बुक है, इसको अभी हमें पढ़ना चाहिए, एग्जाम के लिए बड़ी यूटिलिटी है. जैसे ये स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कॉम, लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, सबऑर्डिनेट, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स. ये चीजें वन बाय वन आप पढ़ो टाइम टेबल बना के. इंडिविजुअल गाइडेंस में दिस इज ओनली व्हाट आई विल ट्राई टू डू कि एक टेलर मेड एक प्लान बनाते हैं कि आपको किस तरीके से सारी चीजें कवर करना है सिस्टमेटिकली, सो दैट आप एफिशिएंटली 100 दिन को यूटिलाइज कर पाओ. तो जैसे ये है, अब जैसे गवर्नर जो चैप्टर है, ये गवर्नर चैप्टर आप कंप्लीटली पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो, ये सारे सवाल आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे. जैसे गवर्नर की पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव है, फाइनेंशियल है, जुडिशियल पावर है. तो यहाँ हम कौन सी पावर देख रहे हैं, लेजिस्लेटिव पावर. गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर. जैसे स्टेट लेजिस्लेशन से रिलेटेड क्या है ना. अगर जो बिल आता है, ये 3 चीज अभी हम देखेंगे. या तो गवर्नर असेंट देगा, हाँ बोलेगा. गवर्नर विदहोल्ड करेगा, असेंट मना कर देगा. रिटर्न कर देगा बिल को. मनी बिल है तो नहीं, मनी बिल नहीं है तो रिटर्न हो सकता है. मनी बिल इसलिए रिटर्न नहीं होता क्योंकि वो पहले ही गवर्नर की परमिशन से आया है. तो ये जो बिल है वो रिटर्न हो सकता है. अब जब गवर्नर और प्रेसिडेंट की बात आती है तो गवर्नर के पास एक चौथी पावर भी है. वो चौथी पावर क्या है कि गवर्नर रिजर्व कर लेता है बिल प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट साहब अब इसमें डिसीजन लेंगे बिकॉज ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है. तो अब जो गवर्नर है उसने अपनी पावर प्रेसिडेंट को दे दी, कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. अब जब प्रेसिडेंट बीच में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उधर फिर ऐसा कंपल्शन नहीं है कि उनको हाँ बोलना है, नहीं बोलना है. उनको थोड़ा और ज्यादा वहां पे साइलेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसीलिए जैसे ये सारी चीजें हैं, अल्ट्रा वायर हो रहा है, डीपीएसपी के अलग है, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए है, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सब मैटर पे बिल रिजर्व हो सकता है. गवर्नर ने रिजर्व कर दिया कि अब इस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिसीजन लेंगे, तो इसको रिजर्व द बिल बोलते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो इस तरीके से गवर्नर की पावर होती है. यहां जैसे आर्टिकल 200 है, गवर्नर हैव टू ग्रांट हिज एसेंट टू द बिल एज मैंडेटेड इन आर्टिकल 200. गवर्नर ने पहले बिल वापस कर दिया, जो स्टेट असेंबली है उसने बिल वापस ले आके गवर्नर को बोल दिया बिना कोई चेंज किए. अब गवर्नर क्या करे, तो गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए वो बिल रिजर्व कर सकता है. फर्स्ट प्रोविजो ऑफ द आर्टिकल इनेबल्स द गवर्नर टू रिटर्न अ बिल. पहली दफे वापस भेज दिया. इफ द बिल इज पास्ड अगेन प्रेजेंटेड फॉर असेंट, द गवर्नर शैल नॉट विदहोल्ड असेंट देयरफ्रॉम. मना नहीं करना है. बट व्हाट अबाउट रिजर्वेशन, कि वो प्रेसिडेंट को रिजर्व कर दे वो बिल. ऐसा कुछ चीजें पॉसिबल है. तो गवर्नर डज नॉट हैव डिस्क्रिशन ऑन मैटर्स ऑफ द असेंबली, is bound to follow the advice of ministerial council even on matter where he/she might be withholding assent. गवर्नर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला गवर्नर को वैसे ही करना पड़ेगा. तो दिस इज देयर. तो अभी नीट बिल से रिलेटेड यही बातें चल रही है कि गवर्नर उसको एसेंट देंगे या नहीं देंगे. आर्टिकल 200A में एसेंट है, विदहोल्ड है, रिटर्न है या रिजर्व है फॉर प्रेसिडेंट. अब टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एनी ऑफ दीज फंक्शंस. टाइम फ्रेम नहीं है, कितना भी टाइम ले सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट मैंडेटरी गवर्नर शुड रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट अगर उसके ओपिनियन में ऐसा कोई बिल है जो कंट्री के लेवल के लिए का इम्पोर्टेंट है, तो गवर्नर वहां पे रिजर्व कर सकते हैं. अब जब प्रेसिडेंट के पास बिल आया तो आर्टिकल 201 बोलता है बिल रिजर्व्ड है गवर्नर फॉर हिज कंसिडरेशन. प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर ईदर दैट ही असेंट्स द बिल, विदहोल्ड्स असेंट. अब प्रेसिडेंट के पास भी पावर है असेंट और विदहोल्ड का, और वो गवर्नर को बोल सकता है रिटर्न कर दो वापस बिल को अगर वो मनी बिल नहीं है. लेजिस्लेचर अलोंग विद द मैसेज कि प्रेसिडेंट साहब ने बोला. अब हाउस जो है उसको रिकंसिडर करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months.
अगर वो बिल फिर से पास हो गया विदाउट एनी चेंज, द बिल शेल अगेन बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन। बट अब यहाँ पे कहानी खत्म, आगे कुछ नहीं लिखा है। द आर्टिकल एंड्स विद दैट दिस मीन्स दैट बिल विल बिकम लॉ इफ द एसेंट इज गिवन। बट अगर प्रेसिडेंट साहब फिर एसेंट नहीं दे रहे हैं तो, बट नथिंग कैन बी डन इफ द बिल इज डिनाइड एसेंट बाय द प्रेसिडेंट और इफ ही मेक्स नो डिसीजन। तो यहाँ पे साइलेंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बोलता नहीं है, तो दिस इज देयर। अब सिमिलरली जैसे ये 1935 का जो एक्ट था, हमारा जो बिल है प्राइमरली वो 19 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 एक्ट है वो 1935 एक्ट का ही मोटा मोटा उसी पे डिपेंडेंट है। बट इसमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे पहले 175 था, फिर 200 में उसको इनेक्ट किया। गवर्नर को ये पावर मिला है डिस्क्रिशनल। मेरी पॉलिटी भी बहुत अच्छी है, पॉलिटी इज वन थिंग जिसमें मेरे कभी कोई सवाल गलत नहीं हुआ। ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई डिड रियली वेल इन दिस पॉलिटी। तो ये पॉलिटी का भी यही आइडिया है कि आप इस बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, आपका 10 में से 8-9 सवाल तो सर करेक्ट हो ही जाते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। देन रिन्यूइंग इंडो लंका श्रील रिलेशंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्ट्रेन। जो स्ट्रेन था वो था एक तो चाइना का प्रेजेंस, दूसरा था से फिशरमैन इशू। इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी कन्वर्जेंस भी हो रहा है यहाँ पे, ट्रस्ट डेफिसिट को ओवर करना है। ट्रस्ट डेफिसिट मतलब इंडिया को डिस्ट्रस्ट होने लग जाता है जिस तरीके से श्रीलंका चाइना की दिस पपेट बनता है या फिर क्लोज जाता है, तो इस ट्रस्ट इशू को भी दूर करना है। श्रीलंका को ट्रस्ट होता है कि जैसे हमारे यहाँ तमिल कम्युनिटी इधर है तो एज अ टूल तो यूज नहीं हो रहा है, ऐसे करके डिफरेंसेस हुए हैं इन द पास्ट। तो अभी जो बात है वो नए नए दिस बिगिनिंग करने की बात है। करेंसी स्वैप का भी एग्रीमेंट है, लोन डिफर कर दिया, टाल दिया जो पे करना था श्रीलंका को हमें। लाइन ऑफ क्रेडिट है फ्यूल इंपोर्ट के लिए, श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे। 1 बिलियन असिस्टेंस हमने यहाँ पे कंट्री को दिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जो गुजर रहा है, तो श्रीलंका इज थैंकफुल फॉर दिस और दोनों कंट्री यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिकोणामाली भी एक स्ट्रैटेजिक पोर्ट है जहाँ पर अगेन इंडिया वापस उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तो रिन्यूइंग इंडो लंका रिलेशंस आफ्टर अ पीरियड ऑफ दिस स्ट्रेन। ये है लिविंग ब्रीदिंग नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल नॉर्थ ईस्ट से एक सवाल आता है, इसकी ज्योग्राफी, कल्चर, ट्राइब्स, रिजर्व्स, ब्यूटी। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस नॉर्थ ईस्ट का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी बहुत है। तो दिस बुक है लिविंग ब्रीदिंग नॉर्थ ईस्ट। इसको भी हमने पहले मैप एंड ऑल देखा है, हैव अ लुक वेबसाइट में, कीवर्ड्स आप सर्च करो, आपको बहुत अच्छे कंटेंट वहाँ पे मिलेंगे। ओके, देन दिस इज डेली क्विज। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। ये दोनों आज के सवाल हैं, फंडामेंटल ड्यूटी और एग्रीकल्चर सेक्टर का। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।